इन्वेस्टमेंट को लेके कि एमएसएमई जो है वो कितना सपोर्ट कर रही है जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस। गवर्नमेंट की एमएसएमई को लेकर बहुत सारी स्कीम्स है। अब गवर्नमेंट ने दो चीज़ें मुझे लगी, एक जीएसटी और दूसरा जो इनकम टैक्स रिजाइम आया 12 लाख रुपए का, इन दोनों चीज़ों की वजह से लोगों की पॉकेट बड़ी हो गई है। अभी जैसे हम ट्रम्प की बात करें, हाँ। टैरिफ को लेकर इतना हवा बना, ठीक है, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए। आपको अंदर से ये आवाज़ दी जा रही है कि 140-150 करोड़ लोग, हर चीज़ में संपन्न लोग, आप लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत है बाहर की? अगर हम क्लाउड किचन की बात करें हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्विगी और जोमेटो पे अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए प्रोसेस क्या है ये एक ऐसा स्कैम है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर पूरे महीने में सेल आई 65,000 रुपए की और उसके खाते में आए। आपको लगता है कि अगर हम किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे तो शायद उसमें हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा या वो थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा? ये बिल्कुल मिथ है। आपका स्टोर सेटअप, आपकी एसओपी, आपका प्रोक्योरिंग, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका ग्राहक को कैसे सेल करे, हर चीज़ आपको फ्रेंचाइजिंग से मिल रही है। और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, ईवी का आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। कोई सोच भी सकता है कि एक 2 व्हीलर का ब्रांड केवल 15-20 लाख में बन सकता है। आप सोचेंगे कि मैं बिना ब्रांड के, बिना सिस्टम के पैसे कमा लूँ, तो हो सकता है कि आपके अंदर काबिलियत आप कमा लो, लेकिन 10 में से 9 बार ऐसा होता नहीं है। कोई 5 ऐसी फ्रेंचाइजीज बताइए जो बहुत मिनिमम बजट में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एक नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के टाइम पे हर किसी के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आता है, क्या हम अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? और अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम इन्वेस्टमेंट किस बिज़नेस में करें? ऐसी तमाम तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं। और आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप्स की लहर सी दौड़ पड़ी है और हर किसी को कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई ब्रांड या कोई ना कोई बिज़नेस डेवलप करना ही है। तो आपके मन में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब देने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर मिस्टर आशीष अग्रवाल जी को। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली आप बैठे हैं यहाँ पर। मैम, आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ, बिकॉज ये टॉपिक ना मेरी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा नया है। ज़्यादातर हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कर रहे हैं और अभी जो हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड कर जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फ्रेंचाइजी बताओ कि शुरुआत कैसे हुई? मैम देखिए, ये शुरुआत एक्सीडेंटल थी। जी। 2002 में मैंने बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट किया, 2004 में मैंने एमकॉम किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद मैंने कुछ जॉब की। लेकिन शुरू से दिमाग में ये था मुझे करना तो कोई बिजनेस ही है। जी। तो जॉब क्विट करने का जब मैंने बिजनेस किया तो 1 साल के बाद ही वो आर्थिक महामंदी आ गई 2008 में और मेरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। बैंक डीएसए का बिजनेस था। उसके बाद मैंने बैक टू बैक 2-3 बिजनेस और किए। शुरुआत में तो हाइप मिला, लेकिन वो हाइप मिलने के बाद फिर अचानक से कोई परेशानियाँ आ गई। तो जब मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत सारे काम किए, उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। लोग बिज़नेस करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रही, सही मेंटरशिप नहीं मिल रही है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 साल तक रिसर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई और उसके बाद मुझे जो निश मिला, वो निश था फ्रेंचाइजिंग। और फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए मैंने लोगों को फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी बताना शुरू किया और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्रेंचाइजी बताओ, लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों की इतनी क्वेरीज आई, तो लोगों के रिस्पॉन्स ने मुझे बताया कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो वहाँ से मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया फ्रेंचाइजी बताओ के लिए और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 400 से ज़्यादा ब्रांड के साथ काम किया है, हज़ारों लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी है और मेरा मिशन है कि 2030 तक 1 लाख लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। जी। बट आज जैसे एंटरप्रेन्योरशिप्स या ब्रांड की जो रेस चल रही है ना, उसमें आप फ्रेंचाइजी मॉडल को कैसे देखते हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे ईजी मॉडल है। आज के दिन कोई युवा की हम बात करें जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, अब उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसे हैं, हो सकता है उसकी अपनी सेविंग के हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उसे वो पैसे दिए हों या किसी से ओ किए हों।
एक इन्वेस्टमेंट भी है। जी। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाए अगर इसका उसका आइडिया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है आइडिया तो हो लेकिन उस आइडिया का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आपने बोला कि मुझे बुटीक खोलना है, जी। ठीक है, आपके पास आइडिया है कि मुझे बुटीक खोलना है, लेकिन अगर बुटीक में कैसी ड्रेसेस रखनी है, किस रेंज की ड्रेसेस रखनी है, वो ड्रेसेस की परचेजिंग कैसे करें, उस ड्रेसेस की टैगिंग कैसे करें, कस्टमर तक कैसे पहुँचें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। कितने सारे अपैरल ब्रांड है जो आपको फ्रेंचाइजिंग दे रहे हैं और जो सक्सेसफुल हैं, जिनके नाम से आपको पहले दिन ही ग्राहक मिल जाए। जैसे आज आप बोले मैं बीबा की कुर्ती आपको डिस्काउंट में दे रही हूँ, ठीक है ना, लोग एक बार देखेंगे, खरीदे ना खरीदे बात की बात है, आपके पास ग्राहक को अप्रोच करने के लिए एक क्या बोले पंचलाइन मिल गई, एक ब्रांड नेम एक आ ब्रांड गया। नेम मिल गया आपको। तो करेक्ट। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो उन ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी ले लीजिए और फ्रेंचाइजी लेकर अपने आइडिया को बिजनेस में बदल दीजिए। तो फ्रेंचाइजी के माध्यम से आपके आइडिया को एक ज़मीन मिल सकती है और आप अपने सपने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। ये आप कर सकते हो फ्रेंचाइजी के माध्यम से। बट ऐसा है ना सर, जब हमारे माइंड में बिजनेस को लेके एक थॉट आता है कि हमें अपना कुछ करना है और अपना कोई बिजनेस करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि फ्रेंचाइजी वर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। एक्सपेंसिव इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे तो शायद उसमें हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा या वो थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल मिथ है। मतलब जिस घर गए नहीं वो घर हमें दूर से या तो अच्छा लग रहा होता है या जी। ख़राब लग रहा होता है। अब बेसिकली ये बहुत सस्ता होता है। सस्ता कैसे होता है मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता जी हूँ। बिल्कुल। मैं 2 एग्जांपल लूँगा, एक बुटीक का और एक कैफ़े का। हम्म, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुटीक करना है, अभी आपके पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए हैं। 10 लाख रुपए में आपको कोई अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी भी मिल सकती है। आप वो नहीं कर रहे हो, आप अपना ब्रांड शुरू कर लीजिए। जी। आपने इंटीरियर किया, इंटीरियर में आपने 3 लाख रुपए लगा दिए। वो सेम इंटीरियर अगर कोई एक्सपर्ट बताता तो हो सकता है 1 लाख रुपए में हो जाता। अभी मैंने रैक स्मार्ट इंडिया का एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया किस तरीके से वो 3 लाख रुपए के रैक्स को जो हमें इंटीरियर करना होता है वो 80,000 से 1 लाख रुपए में कर देते हैं। ये मैंने बताया उसमें। तो आपकी सेविंग वहाँ हो सकती है। उस सेविंग का आपको आइडिया नहीं है आज के दिन, लेकिन आइडिया किसको है? जो ब्रांड कई सालों से काम कर रहा है, कई 100 स्टोर्स वो ओपन करवा चुका है। तो आपके 2 लाख रुपए यहाँ सेविंग हो जाते। दूसरा, आपने 8 लाख रुपए का क्या किया? स्टॉक परचेज कर लिया। अब इसमें से मान लीजिए कि 50% स्टॉक वो परचेज हो गया जो डेड स्टॉक है, जो लोगों की डिमांड ही नहीं है, जो लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं। अब चूंकि आप मार्केट से जाकर परचेज करके लाए हो तो मार्केट उसको रिटर्न नहीं लेगा, तो आपका डेड स्टॉक हो गया। अपैरल बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा डेंट करता है ना, सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है, वो होता है डेड स्टॉक। लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइजी ली होती और ब्रांड के साथ आपका एग्रीमेंट होता कि मेरा कोई भी डेड स्टॉक होगा वो आप मुझे रिटर्न करोगे या रिप्लेस करोगे, दोनों केस में आपका डेड स्टॉक वापस चला गया और आपके पास फ्रेश स्टॉक आ गया जो आपका सेल हो रहा है। तो आपकी पहली कमाई कहाँ हो गई? उस स्टोर के सेटअप में। दूसरी कमाई कहाँ हो गई आपकी? जब आप सेल कर रहे हो उस समय। तो अब बताइए फ्रेंचाइजी महंगी है या सस्ती है? हाँ, उसने आपके मतलब लाख 2 लाख फ्रेंचाइजी फीस ले ली, वो आपको महंगा लग रहा है। करेक्ट। ये चीज़ है। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ कैफ़े का। ये रियल एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास कोई एक पर्सन आए, मैंने उन्हें फ्रेंचाइजी पिच की, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये ब्रांड मुझे महंगा लग रहा है, ये 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस ले रहा है, किस बात की ले रहा है? मैंने कहा भैया इसने काम किया है इस बात की ले रहा फ्रेंचाइजी फीस। उसने कहा नहीं फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी मुझे। मैंने कहा सेम काम आप भी कर सकते हो। वो मेरे से समझ के चला गया, उसने दोबारा कंसल्टिंग के लिए नहीं आया। 6 महीने बाद उसने मुझे वापस बुलाया। कब बुलाया? जब उसने अपना कैफ़े खोलकर वो बर्बाद हो गया था। कैसे? 3 लाख रुपए की एक कॉफ़ी ब्रू मशीन खरीद ली और जिस एरिया में खरीदी थी वो कॉफ़ी की वहाँ पे डिमांड ही नहीं थी। ओके। कुछ काफ़ी महंगी महंगी उसने मशीनरीज परचेज कर ली, जो मशीनरीज का काम सस्ते में काम चल सकता था। इंटीरियर में उसने कोई जस्ट डायल पे कॉल करके या इंस्टामार्ट से या कहीं से भी उसने कोई इंटीरियर वाला बुला लिया। जो इंटीरियर 1100 1200 या 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में हो सकता था, उसने 4000 रुपये स्क्वायर फीट में वो इंटीरियर का काम करवाया। 8 लाख 10 लाख रुपए इंटीरियर पे लगा दिए, जो इंटीरियर उसका 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख में हो सकता था, बेहतरीन से बेहतरीन। तो उसने अपने जब सारे पैसे डुबा दिए, सेल्स नहीं आ रही थी, तब उसने मुझे बुलाया कि सर आ जाओ, और बुलाने के पैसे दिए फिर। और उसके बाद मैंने उसे कोई छोटी सी फ्रेंचाइजी दिलाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और अब उसका स्टोर चल रहा है। तो अब जो स्टोर ओपन करा वो किस चीज़ का था? कैफे का ही है। हमने जो ऑलरेडी अच्छा। कैफे मॉडल सक्सेसफुल चल रहे थे उनका जी। उनके साथ अटैच करवाया। हमने कहा कि आप इनको रेवेन्यू मॉडल में वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस ना लेकर आप रॉयल्टी में ज़्यादा ले लो, क्योंकि ही इज़ नॉट कैपेबल टू पे राइट नाउ। तो ये सेटअप हमने करवा दिया उनके साथ।
ओके। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ब्रांड रिस्पेक्ट करते हैं या उन्हें पता है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी सस्ता है जब आपको नॉलेज नहीं है, और फ्रेंचाइजी महंगा है जब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। करेक्ट है। ये आपको देखना है कि एक पॉइंट मिथ रखना कि नहीं जी फ्रेंचाइजी महंगा है, गलत है। मोटा मोटा ये है कि फ्रेंचाइजी एक डायरेक्शन दे देता है बिजनेस के लिए, आपको एक सेटअप करके दे देता है, आपको सिर्फ उसको रन करना है हाँ जी, और बदले में हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग करना है। कुछ तो लेगा ना। आज आप मेंटरशिप किसी को करोगे तो मेंटरशिप लोगे ना। हम भी मेंटरशिप करते तो कुछ तो सामने वाला देके जाता है ना। जी। आपका स्टोर सेटअप, आपकी एसओपी, आपका प्रोक्योरिंग, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका ग्राहक को कैसे सेल करें, सेल एंड मार्केटिंग कैसे करें, आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो ग्रीवेंसेस कैसे करें, हर चीज़ आपको फ्रेंचाइजिंग से मिल रही है। आज सोचिए कि एमबीए करने जाते हैं तो 40 लाख 50 लाख रुपए लग जाते हैं, छोटे से कॉलेज से भी करोगे तो 5 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और आपको वही एमबीए 2-3 लाख रुपए में एक बिजनेस की हो रही है ना, तो क्या बुराई है। करेक्ट है। और ब्रांड नेम की वजह से पहले दिन से ग्राहक भी आ जाते हैं। छोटा ब्रांड है, कम ग्राहक आएंगे, बड़ा ब्रांड लोगे ज़्यादा ग्राहक आ जाएंगे, लेकिन चूंकि ब्रांड ने अपनी मार्केटिंग की हुई है तो कुछ तो ग्राहक उसके नाम से पहले दिन भी आएंगे ही। तो हर तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है। आज के टाइम पे ना एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को ये लगता है कि जॉब से बेटर है मैं अपना खुद का कोई ब्रांड बनाऊं या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आने वाले टाइम पे 2030 तक आप इंडिया को एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल या एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा देश विश्वगुरु था, जी। विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। जी। और देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। बस पिछले अगर हम बात करें कि जो 1900 का दशक था, जी। इस दशक में हमें इतनी बेरोज़गारी मिली, हमें जो माइंडसेट दिया गया वो माइंडसेट हमें नौकरी वाला दिया गया, नौकरों वाला दिया गया। नहीं तो पहले आप सोचिए, कोई लकड़हारा था, कोई कुम्हार था, कोई सुनार था, ठीक है ना, कोई लोहार था, कोई बनिया था। ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, जब हम प्राचीन भारत में जाएंगे तो हम एंटरप्रेन्योर ही थे। हम अपना काम करते थे। करेक्ट है। बार्टर सिस्टम में था, भले हम पैसे नहीं चलते थे, मुद्रा नहीं थी, लेकिन हम लोग अपना काम करके पेट भरते थे। तो हमारे अंदर, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप तो है। और अब जो भारत में दोबारा से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नई नई एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि नाउ इट्स ईजी टू डू द बिजनेस। अब देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड एक हो गया है ऑनलाइन होने के बाद, डिजिटलाइज होने के बाद, अब इंडिया में बैठकर लोग बाहर की कंट्रीज का काम कर रहे हैं। अब जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी, वो लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कहाँ से आती है उनको? बिल्कुल। बाहर से आती बाहर सारी से पेमेंट। आती है, ठीक है, yes। तो अल्टीमेटली आप चाहे आप एक यूट्यूबर एक एंटरप्रेन्योर तो है ना, एक सोशल मीडिया जो पर्सन है वो एक एंटरप्रेन्योर तो है। तो एंटरप्रेन्योर लोग चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें कि मैं टाइम अपने मन मुताबिक दे सकूं, जिसमें मैं अपनी मर्जी का काम कर सकूं, और मुझे पैसा सैलरी से थोड़ा कम भी मिल जाए तो चलेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आपने अगर सही पैशन के साथ अपने बिजनेस को कर लिया तो पैसा आपको ज़्यादा मिलता है। और आपने सही गाइडेंस फॉलो कर ली, सही मेंटरशिप के अंडर काम कर लिया, तो आप भी रितेश अग्रवाल बन सकते हो। जी। ठीक है ना, आप भी पीयूष बंसल बन सकते हो, आप भी अर्जुन देश पांडे बन सकते हो। तो अल्टीमेटली 16, 18, 20, 25 साल की उम्र में लोग यूनिकॉर्न बन जाते हैं। जी। तो आप भी बन सकते हो। एक इसी बात पे ना सर, मुझे एक एक थॉट आ रहा है मेरे माइंड में। काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को बिजनेस समझ बैठते हैं कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है तो शायद मैं इसमें अच्छा कर जाऊंगा, है ना। वो बहुत ज़्यादा 3 इडियट्स से इंस्पायर्ड हाँ हैं कि जो मन कह रहा है, जो हाँ, दिल की सुनो। दिल की सुनो, तो वो दिल की सुन के उतर तो पड़ते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, 99% जो फेलियर वाली बात है वो कहीं ना कहीं इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च की थोड़ी सी कमी होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका जी। इंटरेस्ट है, आप उसको बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। आपका इंटरेस्ट, सपोज करिए कि आपका इंटरेस्ट ब्यूटिशियन में है, जी। आप पार्लर स्टार्ट करना चाहती हैं, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन क्या वो एबिलिटी है आपके अंदर? क्या उसकी स्किल है? अगर वो स्किल सेट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले स्किल्स डेवलप करनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को स्किल में कन्वर्ट करना चाहिए।
हम ये फेज भूल जाते हैं, सीधा इंटरेस्ट को बिजनेस में ले आते हैं। इंटरेस्ट को पहले स्किल में कन्वर्ट करिए, स्किल में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए कि क्या मार्केटिंग कैसे होगी इसकी, मैं ग्राहक पुल कैसे करूंगी। दो चीजें हैं ना, दुकान खोलना अलग बात है, दुकान तक ग्राहक लाना अलग बात है। आपने दुकान खोल ली, मतलब आपने स्किल सीख ली, मान लीजिए आपने दुकान खोल ली, अब उस दुकान पर ग्राहक कैसे लाएं, तो ये आपको मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी या मार्केटिंग वाला कोई पर्सन हायर करना पड़ेगा। तो ये जब सब चीज़ें कर ले उसके बाद बिजनेस में आओ ना, अपने इंटरेस्ट को बिजनेस में जरूर कन्वर्ट करो, लेकिन ये देखने के बाद वो स्किल सेट मेरे अंदर है कि नहीं है, या उस स्किल सेट के बंदे मैं हायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरा, उस स्किल को मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ है। आज मुझे लगे कि मुझे तो ऊँटों का बहुत शौक है सपोज करिए, और मुझे लगे कि मैं क्या करता हूँ, ऊँट गाड़ी बनाता हूँ जी। क्या ये बिजनेस डुएबल बिजनेस है आज के समय में, जहाँ लोग बोलते हैं कि मुझे फरारी चाहिए, मुझे और तेज चलने वाली कार चाहिए, मुझे ज़्यादा बढ़िया कार चाहिए, यहाँ पर ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी थोड़ी चलेंगी। तो आपका शौक हो सकता है उस चीज़ का, लेकिन वो शौक बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट है उसका मार्केट में डुएबिलिटी है कि नहीं है, विजिबिलिटी उसकी होगी कि नहीं होगी, फिजिबिलिटी सॉरी, जब तक वो हाँ। ऊंट जो है वो राजस्थान में ना हो। बट ऑब्वियसली राजस्थान तक। लेके जाओ, अब तो हाँ। राजस्थान में भी सड़कें बन गई, जैसलमेर जाइए, बिल्कुल। क्या गाड़ियाँ 100 की स्पीड में भागती हैं। हाँ, बट स्टिल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, लोग वो ऊंट चल प्रेफर सकती हैं कर आपको, सकते हैं। वो वहाँ Yes. पर यूज़ आ सकता है लोगों को घुमाने फिराने के। वो यूज़ आ सकता है कि जब आपको सिर्फ फ़ोटो खिंचवानी हो, जब जब आप पिकनिक पे गए हो, जी। फैमिली ट्रिप पे गए हो, उस समय लोगों को बड़ा शौक है कि मैं ऊँट गाड़ी में फ़ोटो खिंचवाऊँ, उस पर थोड़ा सा सफ़र करूँ। वो उन चीज़ों के लिए, वो सफ़र के लिए नहीं है। जी। अभी जैसे आपने ऑनलाइन की बात करी थी कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन डिलीवर हो जाती है ना? तो मेरे नाम पे बहुत स्ट्रांगली अभी हिट कर रहा है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। तो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की फ्रेंचाइज़ी इज़ इट प्रॉफिटेबल और व्हाट? मतलब जाना चाहिए इस पे? 100% जाना चाहिए। देखिए, आपके पास ना अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी लेने का आपको डिसीजन कैसे लेना है जी। कि जिस एरिया में आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो उस एरिया में इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। अभी भी ब्लिंकिट और जेप्टो की हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो इनकी डिमांड है, लेकिन हम टायर 2 टायर 3 में चले जाएँ ना, तो वहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि मैं 9 रुपये की डिलीवरी फीस क्यों दूँ? समझ रहे हैं? यहाँ पर हम नहीं सोचते 9 रुपये की 18 रुपये की डिलीवरी फीस लग रही है, हमें जल्दीबाजी होती है, हम कई बार तो हम देखते भी नहीं है कि वो फीस लग रही है और हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन आज भी अगर हम बात करें टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में तो ये नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो मत लीजिए, लेकिन आप मेट्रो सिटीज़ में ले रहे हैं फ्रेंचाइजी तो वहाँ पर आप डार्क स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको यकीनन प्रॉफिट आएगा। जी। आपने वो मूवी देखी होगी डर्टी पिक्चर, वहाँ पर क्या कहा जाता है कि मूवी चलने का एक ही कारण होता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस चलने का एक ही कारण होता है, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। सही लोकेशन पे फ्रेंचाइजी ली तो चलेगी, गलत लोकेशन पे फ्रेंचाइजी ली तो कितना ही अच्छा ब्रांड आपने क्यों ना लिया हो वो पिट जाएगा। लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ है। तो बस आपको ये देखना है कि बिजनेस लेने से पहले लोकेशन चूज कर लीजिए। आप चाहे ब्लिंकिट की लो, जेप्टो की लो, हल्दीराम की लो, मैकडोनल्ड की लो, या फिर आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई 5 ऐसी फ्रेंचाइजीज बताइए जो बहुत मिनिमम बजट में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अल्टीमेटली तो फ्रेंचाइज़ी आपको वो लेनी चाहिए, लेने से पहले आपको अपना मार्केट सर्वे करना चाहिए। आपके मार्केट में चलेगी कौन-सी, आपके मार्केट में नीड क्या है? क्योंकि नीड बेस्ड काम करेंगे तो आपके पास ग्राहक आ जाएँगे, और आप सिर्फ वीडियो देखकर या भेड़-चाल में कोई फ्रेंचाइज़ी ले लेंगे तो हो सकता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी खराब कर दें। अदरवाइज़ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइज़ी जो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो अब गर्मियों का सीज़न आ गया आएगा, सर्दियों के बाद गर्मी, अभी 4-5 महीने आपको सेटअप में लगेंगे, तब तक सर्दियाँ बीत जाएँगी। एक ब्रांड गोली सोडा, सोडा की फ्रेंचाइजी देता है, वो फ्लेवर्ड सोडा बनाता है, 100+ ब्रांड है उसके पास, और वो फैक्ट्री सेटअप करवाता है। आपकी अपनी फैक्ट्री सेटअप और एक तहसील पूरा देता है, उस तहसील की मोनोपोली आपको देता है। तो ऐसे बेवरेजेस ब्रांड में आ सकते हैं आप। आज के समय में देखिए सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है क्या है, खाने पीने का बिजनेस। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे मोमोज हो, या फिर कोई ऐसा फ्यूजन फूड्स हो, ऐसे कोई फूड की फ्रेंचाइजी लीजिए जिसकी कहूँ आपके मार्केट में जो दुकान ना हो और वहाँ पर फुटफॉल होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। तो ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ की फ्रेंचाइजी लीजिए, वहाँ हर जगह चलती है। इंडिया में 35% ऑफ द मार्केट शेयर फूड एंड बेवरेजेस का है। जी।
तो आप फूड एंड बेवरेजेस लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें टायर 2 टायर 3 में जाना है, तो आज भी जो बड़े बड़े ब्रांड है, डी मार्ट या फिर स्पेंसर्स या फिर हम बात करें रिलायंस रिटेल, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में नहीं पहुंचे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड की मॉडर्न किराना स्टोर की फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी, जहां पर लोग ट्रॉली लेकर अपनी हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडर्न किराना स्टोर की फ्रेंचाइजीज में आप जाइए। इसके अलावा अपैरल्स, अब देखिए शहरों में तो आप ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, लेकिन आज के समय में भी अगर आप टायर 2 टायर 3 टायर 4 में जाएंगे तो लोग पर्सनलाइज ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऑनलाइन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो आप अगर एथनिक वियर्स की, आप अपैरल्स की, आप फैशन वियर की फ्रेंचाइजीज अगर आप टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में लेंगे तो वहाँ पर डिमांड बहुत है। तो वहाँ पर स्टार्ट करिए आप ऐसे बिजनेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस की तो कमी है ही नहीं, कैसे भी आप बिजनेस कर लीजिए। आज के दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्रेंचाइजिंग मिल रही है, हर कोई चाहता है मेरा पेट्रोल का खर्चा ना लगे, तो 2 व्हीलर ईवी की आप ले लीजिए फ्रेंचाइजिंग। आप देखिए ओला ने भी अपना स्कूटर निकाला, प्लस एंड माइनस हुए, लेकिन आज वापस से सक्सेसफुली वो रन कर रहा है, चल रहा है। ट्रायल एंड टेस्टेड मार्केट है और हर जगह बिक रहे हैं। करेक्ट। नए नए ऐसे ऐसे ब्रांड बिक रहे हैं जिन ब्रांड का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, वो भी ईवी का ब्रांड लेकर कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, ईवी का आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। वो कैसे? बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो बोलते हैं कि हम आपका नाम सेटअप करके दे देंगे सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए में। कोई सोच भी सकता है कि एक 2 व्हीलर का ब्रांड केवल 15-20 लाख में बन सकता है? सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए में ईवी का अपना ब्रांड बन सकता है। दूसरा, आप कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए में आपका अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड बन सकता है। वाइट लेबलिंग फ्रेंचाइजिंग हम बोलते हैं। अब इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ है, स्किल। कहते हैं कि आपके पास कोई एक स्किल है ना, तो आप जीवन में कभी भूखा नहीं मरोगे। तो आप कोई ऐसी स्किल बेस्ड फ्रेंचाइजी ले जो लोगों को स्किलिंग सिखाती हो। वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वो कॉग्निटिव माइंडसेट हो सकता है, वो DMIT हो सकती है, एबेकस हो सकती है, या फिर रोबोटिक्स हो सकती है। ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्किल्स हैं जो आप सिखा सकते हो। इवन दो अगर मैं बात करूँ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप किसी को सिखा दीजिए, वो बंदा भूखा नहीं मरेगा, रोज के 1000-2000 रुपये कमाई लेगा। और आज भी गांव में एवरेज सैलरी 10,000 रुपये की है, और 10,000 वाले को आप 20,000 का आदमी भी बना दोगे ना, तो बोलेगा आपने तो मुझे डबल कर दिया। परफेक्ट। और ये डबल सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये लगा के हो सकता है। ये सारे कोर्सेस आपको 5,000 से लेकर 20,000 की रेंज में मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। एक ब्रांड है जो शार्क टैंक इंडिया पर आया हुआ है, प्रेसिडेंट अवार्डी है, हेड एंड हार्ट। आपने देखा होगा कि वो आंखों पे पट्टी लगाकर सब कुछ कलर पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा रीडिंग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं जी। बट तो इट्स अ स्किल ना, इस स्किल हाँ, तो वो आपकी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आप भी ये स्किल गांव में या फिर शहरों में लोगों को सिखाएं। और सिर्फ 6,000 रुपये से उनका कोर्स शुरू हो जाता है। अच्छा। मतलब ये नहीं कि वो स्किल सीखने के लिए आपको 50,000 लाख 2 लाख रुपए लगाने की जरूरत है। सिर्फ 6,000 रुपये में आप किसी बच्चे को स्किल ये सिखा सकते हैं। बट इसको हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे कैसे लेकर आ रहे हैं? ये फ्रेंचाइजिंग दे रहे हैं ना। आप देखिए कि अब वो अकेले दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में रहकर कैसे वर्ल्ड वाइड सिखाएगी, या दिल्ली में रहकर पूरे भारत को कैसे सिखाएगी। तो उसके लिए उन्हें ट्रेनर चाहिए। तो ट्रेनर कैसे मिलेंगे उनको? वो ट्रेनर जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जो चाहते हैं कि मुझे कुछ पार्ट टाइम काम करना है और मुझे एक स्किल सीखनी है, तो वो उन्हें ट्रेनर बना रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर। वो ट्रेनर की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। वो ट्रेनर को 50,000 से लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, और उसके बदले वो फ्रेंचाइजी दे देते हैं। और उसके बाद उन्हें लीड्स भी देते हैं, क्लाइंट्स भी देते हैं, उन्हें सिखाते भी हैं कि आप अपने शहर में आप किस तरीके से इनरोल कराएं बच्चों को और कैसे कमाएं। ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजिंग है जो पहले महीने में जितना इन्वेस्टमेंट लगाया था 2x कमा लिया। बट इस केस में ना सर, मेरे माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, आप मुझे बताइएगा कि क्या सही है। अभी जैसे आपने इस केस में बोला, तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रेनर सीख के वो खुद का भी तो स्टार्ट कर सकते करे ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप कभी भी ना ये मत सोचिए कि कोई मेरे से सीख कर अपना कर लेगा। अगर उसके अंदर अपना करने की हिम्मत होगी या उतनी उसके अंदर जज्बा होगा तो कर ही लेगा ना। देखो एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, कल ही मैं सुन रहा था जी। एक गधा होता है, उस गधे के जो उस गधे का मालिक होता है, उस गधे के पीठ पर वो मंदिर लेकर उसे पूरे गांव में भ्रमण कराता था। दरवाजे दरवाजे जाता था और दरवाजे दरवाजे जाकर गधे के पीठ पे हल्की से स्टिक मारता था। गधा ढैंचू ढैंचू करता था, लोग बाहर निकलते थे, प्रणाम करते थे और पैसे रख जाते थे जी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गधे को क्या लगा? गधे को ये लगा लोग मुझे प्रणाम करते हैं और पैसे देके जाते हैं, किस लिए? क्योंकि मैं ढैंचू ढैंचू करता हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी मधुर है। ठीक है, तो उसके अंदर घमंड आ गया। जब उसके अंदर घमंड आ गया तो एक दिन सवेरे सवेरे वो बिना मालिक को बताए निकल लिया।
मंदिर भी नहीं लिया और मालिक को भी नहीं लिया। दरवाजे पे गया, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। लोग बाहर निकले, देखा ये गधा कैसे ढेंचू ढेंचू कर रहा है, लिपस्टिक और पीटना चालू कर दिया उसको। तो आप सोचिए कि जब आपके पास एक ब्रांड है, मैं मंदिर को ब्रांड कह लूँ और मालिक को मैं कह लूँ सिस्टम कह लूँ, तो जब आपके पास ब्रांड है और सिस्टम है तब तो लोग आपको हाथ जोड़ रहे और पैसे दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं बिना ब्रांड के बिना सिस्टम के पैसे कमा लूँ, तो हो सकता है कि आपके अंदर वो काबिलियत आप कमा लो, लेकिन 10 में से 9 बार ऐसा होता नहीं है। जी। लोग सोचते जरूर हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ना कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आता है, आइसबर्ग के नीचे कितना है वो नज़र नहीं आता है, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की जो परेशानियां वो नज़र नहीं आती हैं। हमें बस ये लग रहा है कि हम दोनों यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा होगा लोगों को, लेकिन हमने इसके पीछे कितनी मेहनत करी है, किस तरीके से पूरा सेटअप लगाया है, किस तरीके से आपने रिसर्च की होगी, बिल्कुल ये लोगों को नज़र नहीं आता है। तो इसी वजह से आप देखिए हर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इंट्रेंट्स आते हैं और बहुत जल्दी बैक हो जाते हैं। अब कहते हैं ना कि 95% ऑफ स्टार्टअप्स आर फेलियर, 95% ऑफ बिजनेसमैन आर फेलियर्स। वो फेलियर उनका रीज़न ही यही है कि वो बिना रिसर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना डीप स्टडी किए किसी भी बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। तो अभी जैसे GST 2.0 आया, उसको कैसे देखते हैं आप? मैम देखिए, कोई भी सुधार अच्छा ही होता है। जी। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स लेकर आती है, कई बार होता है हिट बैक होता है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, जो पॉलिटिक्स है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक पर्सन के रूप में सोचिए कि आज आपके लिए टीवी सस्ती हो गए, आज आपके लिए फूड प्रोडक्ट सस्ते हो गए, कार सस्ती हो गई, तो GST 2.0 की वजह से अल्टीमेटली परचेजिंग कैपेसिटी तो हमारी बढ़ी है ना, हमें GST गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ रहा है, तो अब हम लोग ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। हो सकता है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग प्राइस कांस्टेंट की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज ना कर पा रहे हों, अब गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें मुझे लगी, एक GST और दूसरा जो इनकम टैक्स रिजाइम आया 12 लाख रुपए का, कि 12 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों की वजह से लोगों की पॉकेट बड़ी हो गई है। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में पैसा आएगा, वो पैसा अगेन से रोल करेगा और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। पर मुझे लग रहा है जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी शायद ये अच्छा डिसीजन। हर किसी के लिए अच्छा है। मैं छोटे व्यापारी की बात तो है ही है, बिल्कुल छोटे व्यापारी के लिए देखिए 1000 रुपये महीना भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन आज आप कोई बड़ी कार गाड़ी भी ले रहे हैं, उसमें भी आपको 50,000 बच रहे हैं। अभी मुझे पीछे कोई बता रहा था कि फॉर्च्यूनर या कोई बड़ी कार का नाम लिया था, 60-70 लाख रुपए की कार थी। हाँ। अब 1 महीने पहले परचेज करनी थी, वो कार उस पे थी, क्या नाम है, वेटिंग पीरियड में थी। तो अब उसने दोबारा पता किया तो वही कार 3 लाख 3.5 लाख रुपए सस्ती हो गई। करेक्ट है। तो अब उसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो 1 करोड़ रुपए कैश डाउन देके कार ले सकता है। लेकिन अगर किसी को 3-3.5 लाख रुपए बच रहे तो बुरी चीज़ है क्या? तो आप हर चीज़ में पैसा बच रहा है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम किस तरीके से लोगों को एक अच्छा माहौल दे पाएँ, लोगों को किस तरीके से हम हेल्प कर पाएँ कि वो भी ग्रो करें, किस तरीके से लोग आप बिजनेस ज़्यादा बढ़े। तो गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप ले रही है। कई बार ऐसा होता है स्टेप लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार जल्दी लिए जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये वाला स्टेप लेने में 7-8 साल का समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आया तो आगे और अच्छा आएगा। गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है। समटाइम्स हर किसी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता और हर किसी के लिए सब कुछ बुरा नहीं होता। अभी जैसे हम ट्रम्प की बात करें, टैरिफ को लेकर इतना हवा बना, ठीक है, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए, तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये आई ओपनिंग है इंडिया के लिए कि हमें मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम बिजनेस जो है वो अपने देश में ही ओपन करने चाहिए? देखिए कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आपको बाहर देशों से इस तरह की टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो आपको अंदर से ये आवाज़ दी जा रही है कि 140-150 करोड़ लोग, हर चीज़ में संपन्न लोग, आप लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत है बाहर की? मतलब आपको क्या ज़रूरत है कि आपको चाइना से सामान लाना है, आपको क्या ज़रूरत है आपको अमेरिका से सामान लेना है? ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में अभी तक उतना विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले अगर हम बात करें 20 सालों की, तो हम बहुत विकसित हो चुके हैं। आज के समय में मैं ये नहीं कहता कि 100% स्वदेशी बनना पॉसिबल है। हमें जो माइक यूज़ करे, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का हो, चाइना का हो या फिर जापान का हो, बाहर के देशों का होगा, और ठीक है, बाहर के देशों के साथ डीलिंग होनी भी चाहिए। हम अलग थलग नहीं हो सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट भी करना है और इम्पोर्ट भी करना है। अगर हम बात करें हमें केवल एक्सपोर्ट करना है, क्या ये पॉसिबल है बिना इम्पोर्ट के हो पाए?
तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज चाइना ने किस तरीके से अपने आप को एक बड़ा कंट्री बना ली, नंबर 2 इकोनॉमी पे आके बैठ गया चाइना। आज हम उनसे फार अवे हैं, हम कहते हैं हम 10 से 4 पर आ गए, ठीक है ना, लेकिन हम 10 से 4 पर ही आए हैं, तो वो जो 7-8 देश से वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक थे। आज भी चाइना और यूएस हमसे बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। और ये जो समय कम केवल तभी होगा जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब इंडियंस लोग अपने बनाए हुए सामानों पर आश्रित होंगे कि हाँ मुझे सब कुछ इंडिया में मिल जाता है, चाहे सेमीकंडक्टर चाहिए हो, चाहे मोबाइल चाहिए हो, चाहे लैपटॉप चाहिए हो, या कुछ भी चाहिए हो, ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। और मेड इन इंडिया का मतलब ये ठप्पा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग सोचते हैं ना ये वाला मोबाइल मेड इन इंडिया है जी। और ये खाली मोबाइल ऊपर से मेड इन इंडिया है, इसके अंदर के सारे सामान जो हैं आप इसे खोल लीजिए, जो इसके अंदर जो चिप लगी होगी, जो इसके अंदर माइक लगा होगा, वो हर एक चीज़ कहाँ से आई है? चाइना से आई है, जापान से आई है, कहीं और से आई है। यहाँ पर आकर केवल असेंबल हुआ है और मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा है जी। तो ठप्पे वाला मेड इन इंडिया नहीं होना चाहिए, सही में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये हो जाएगा ना तो आप देखिएगा कि आप भी गर्व करेंगे कि वी आर इंडियंस जी। तो शायद ये एक नॉक नॉक है, जागो भारत जागो, जागो भारत जागो, बिल्कुल ये नॉक नॉक ही है जी। तो ऐसे नॉक नॉक भी तभी हो पाते हैं ना जब आपको कुछ विपदा आती है। जैसे कोविड आया, तो कोविड में आपने घर में बैठकर भी काम करना सीखा होगा। बिल्कुल। क्या इससे पहले आप सोच भी सकती थी कि मैं घर में बैठ के काम कर लूँ? हम सोचते भी नहीं, घर से काम कैसे होगा, ऑनलाइन पे आने की इंडिया सोचता भी नहीं। मतलब कि कोविड आया तो इंडिया 10 साल आगे बढ़ गया, इंडिया 10 साल पीछे नहीं हुआ। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ क्राइसिस आती है तो हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं गए, हम आगे गए। हम हमेशा से आपदा में अवसर ही ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी आपदाएं आनी चाहिए और ऐसी आपदाएं हमें मजबूत बनाती हैं और ऐसी आपदाएं हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। अब ये देखिए, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम की पहली रात पढ़ते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। करेक्ट। ठीक है, पूरा साल पढ़ने के लिए नहीं था क्या उसके पास? था ना पूरा साल। तो हमें जब सर पे कोई चीज़ आ जाती है ना, हम सर पे आने के बाद उसकी तैयारी भी कर लेते हैं और वहाँ पे परफेक्शन भी ले आते हैं। तो हमारे जीन्स में ऐसा कुछ है, मुझे लग रहा है जी। बिल्कुल। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो हमारी वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको अपना कोई बिजनेस करना है और मिनिमम बजट में करना है, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मिनिमम बजट का सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपका बजट मिनिमम है, इसका मतलब आपको घर से करना पड़ेगा जी। नंबर 2, आपको बिना किसी एम्प्लॉय के करना पड़ेगा, आपको बिना किसी ओवरहेड कॉस्ट के करना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेस जो वुमेन्स वर्क फ्रॉम होम कर सकती है जी। सबसे पहला जो बिजनेस है ना, वो आप अपने ही ग्रुप में अपैरल सेल करने का कर सकती हैं। आज के दिन में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये में आप बोलेंगे कि अपनी पसंद के अपैरल्स ले लीजिए, कुर्ती ले लीजिए, साड़ीज़ ले लीजिए, गाउन्स ले लीजिए, क्रॉप टॉप ले लीजिए, और जितने भी हो सकते हैं मेंस वियर, वुमेंस वियर, वो आपको सिर्फ 15-20 हज़ार में मिल जाएंगे। और उसमें भी अगर कोई सेट नहीं बिका तो रिटर्न भी हो जाता है। मान लीजिए पूरा सेट 5 पीस का सेट आ रहा है, अगर 3 पीस बिक गए तो रिटर्न नहीं होता, अगर पूरे 5 नहीं बिके तो आप उसको वापस करके अपनी पसंद का दूसरा ले लीजिए। तो 20 हज़ार में आप ले लीजिए और 20 हज़ार रुपये में परचेज करके आप महीने का 20 हज़ार भी कमा सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरा, इसी तरीके से आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक्स कंपनीज हैं जो कह रही है कि आप हमसे माल लीजिए। कई लोग तो उधार भी दे देते हैं, कई लोग बोलते हैं कैश डाउन में लो, तो आप अपने नियर एंड डियर्स में आप सेल कर सकती हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तो सेम इसी तरीके से बिजनेस होता है, स्टेशनरी प्रोडक्ट का हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गए सारे के सारे, चाहे वो स्टेशनरी हो, कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो आप बात करें अपैरल्स का हो गया, ये सारे बिजनेस हो गए, चाहे वो बेडशीट्स का हो गया, बहुत लोग कर रहे हैं। आपको केवल अपने आसपास देखने की जरूरत है किस तरीके से कर रहे हैं। हम बात करें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में जो महिलाएं काम कर रही हैं, कई सारी महिलाएं घर से क्लाउड किचन चला रही हैं। हाँ, बिल्कुल। घर से क्लाउड किचन चला रही हैं। अब आपको खाना बनाना आता है, कोई एक चीज़ अच्छी बनानी आती है, मैं कहता हूँ दाल मखनी और शाही पनीर आपको अच्छा बनाना आता है सिर्फ, और साथ में रोटी। तो आपने केवल दाल मखनी, शाही पनीर और घर की रोटी का आपने एक ब्रांड बनाया और ब्रांड बना के फ्री में जोमेटो और स्विगी पर आपने लॉन्च कर दिया, और साथ साथ में आपने अपने एक कैनवा से एक आपने पोस्टर बनाकर अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर डाल दिया जी। या फिर अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में डाल दिया। हर किसी के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप तो होने लगे हैं, लोकल अपने नियर एंड डियर्स के, वहाँ पर डाल दिया, तो डेली के 10-20 ऑर्डर आ जाते हैं। अभी हमारे सोसाइटी में एक महिला रहती हैं रुचि नाम की, वो ये काम कर रही हैं।
मुझे 1 घंटे पहले ऑर्डर करना था, मुझे 5 लोगों का खाना चाहिए, तो पता है क्या सामने से क्या रिप्लाई आता है, आज के तो सारे ऑर्डर्स बुक हैं। मतलब रोज सोचिए कि रोज अगर वो सिर्फ 50 प्लेट सेल करें और हर प्लेट पे अगर 50 रुपए भी कमाएं जी। तो 2500 रुपए डेली के, मतलब 75,000 रुपए महीना घर से खाना बनाकर जीरो इन्वेस्टमेंट में। जी। कम इन्वेस्टमेंट भूल जाइए, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। और आप इसको ब्रांड बना लीजिए, तो आप स्विगी जोमेटो पर ले जाइए। उस जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ उसने तो ब्रांड भी नहीं बना रखा, केवल सोसाइटी में ही सेल करती है और इतनी डिमांड है मैं बता नहीं सकता। सुबह आपको इंदौरी पोहा मिल जाएगा, दोपहर में आपको ये दाल चावल सब्जी मिल जाएगी, रात को आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा, घर का बना हुआ सात्विक खाना। लोगों को यही तो चाहिए। परफेक्ट। ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि आज के दिन में अगर त्योहारों में क्या होने लगा है, अभी त्योहार आ रहे हैं, अब त्योहार में मिठाइयाँ चाहिए, हम चाहते हैं कि मुझे वो घर की गुजिया मिल जाए, वो घर की लड्डू मिल जाए, वो घर की मिठाई मिल जाए। लोग ना चाहते हैं ये चीज़ें, और आप बनाकर बेचिए ना, बिकेंगी ये चीज़ें। अचार, पापड़, होममेड आइटम्स, होममेड ऑर्गेनिक आइटम्स बनाइए। लोग घर की वर्मासिली बनी हुई बड़ी पसंद करते हैं, ये करिए। कैंडल्स का काम कर रही है, मेरी एक फ्रेंड है, वो सेंटेड कैंडल घर में बनाती हैं। इतनी डिमांड है उसकी कि वो आज एक अकेले शुरू किया था, आज 4 लोग कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं, और 4 लोग करके भी ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। तो कैंडल मेकिंग करिए, ये आप कर सकती हैं। मतलब आपको काम की कमी नहीं है, आप न जाने ऐसे कितने काम घर से कर सकती हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकती हैं, या सिर्फ 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये लगा के कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, ये तो सारे को प्रोडक्ट बेस्ड काम। अब स्किल बेस्ड काम अगर आपको करने हैं, अगर आपको डांसिंग आती है, आपको डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, आपको कोई ऐसी एजुकेशन है जो आप दे सकते हैं, कॉग्निटिव माइंडसेट का मैंने बताया था, अगर आपको उसकी नॉलेज, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, वो आप पढ़ा सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें स्किल लेकर, ये स्किलिंग का काम भी तो घर से ही कर सकते हैं ना। आज जो वीडियो एडिटर्स हैं, वो एक वीडियो एडिट करने का 2,000, 3,000, 4,000 रुपये ले रहे हैं, और वो एक दिन में 2 कर लेते हैं। मतलब डेली का 5,000 से 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं एक वीडियो एडिटर, महीने का लाख रुपये भी कमा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ना, आज के समय में काम करने के लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और नॉलेज चाहिए। सिर्फ जज्बा जुनून से नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज भी चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप घर से बैठे ही आप न जाने कितने काम करके पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल, और कोई भी कर सकता है। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हम अभी ये बात कर रहे हैं हम कि हम मिनिमम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम क्लाउड किचन की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्विगी और जोमेटो पे अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए प्रोसेस क्या है, क्या हम वो बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, आज अगर आपको लग रहा है कि मुझे घर से बनाकर कोई अपना क्लाउड किचन लॉन्च करना है और इसको ऑनलाइन लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रांड सर्च करना पड़ेगा। ब्रांड सर्च करने के बाद आपका ब्रांड फाइनलाइज हो गया, तो आपको उसका FSSAI लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस होता है, वो 500 रुपये में मिल जाता है। शायद 100 रुपये फीस है, कोई किसी से करवाओगे तो 200-400 500 रुपये और ले लेगा। तो वो आपको लाइसेंस मिल गया, ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। GST स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 20 लाख रुपये का टर्नओवर हुआ नहीं है। बिना GST काम हो जाएगा। आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी है, आपका एक आधार कार्ड या पैन कार्ड होना जरूरी है। मतलब KYC करते हैं, FSSAI लेते हैं, आपका ब्रांड नेम लेते हैं, उसके बाद आपको एक मेन्यू बनाना पड़ता है। मेन्यू आज के दिन आप बहुत सारे कैनवा जैसे स्टोर से वहाँ पर आप बना सकते हो आसानी से, फ्री में, बिना पैसा दिए किसी को भी। आपने मेन्यू बना लिया, जैसे आशीष किचन नाम रखा, 4 प्रोडक्ट नीचे डाले, उसके साइड में उसकी प्राइसिंग डाल दी। तो ये मेन्यू भी आपको अपलोडिंग के समय में चाहिएगा। आप जोमेटो या स्विगी पर जाइए, लॉगिन एज ए पार्टनर करिए, साइन अप एज ए पार्टनर, वहाँ पर जाएंगे आपको प्रोसेस पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, आपका ब्रांड किस चीज़ का ये पूछेगा, कैसी क्विज़ाइन आप दे रहे हैं वो पूछेगा आपसे। मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कॉलेज में जाओगे, बेसिकली बस ये है कि आपके क्लाउड ब्रांड का नेम नाम फाइनल होना चाहिए और आपका मेन्यू रेडी होना चाहिए। नाम, मेन्यू, KYC और FSSAI जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के पास नहीं होता वो FSSAI नहीं होता। और कई लोगों को डर लगता है कि FSSAI ले लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस इतना ही होगा कि हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। दूसरा, आपको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप ऑनलाइन बेचो तो हाइजीनिक फूड ही आपको बेचना चाहिए वैसे भी। ये आपको करना है। उसके बाद तो सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक चीज़ है कि आपको स्विगी जोमेटो को फीस देनी पड़ती है, समटाइम्स वो 22% से लेकर 30% तक हो सकती है। तो आपका प्रॉफिट उतना होना चाहिए कि आप पैकेजिंग का खर्चा, सर्विस, इनका जो एक्सपेंस है स्विगी जोमेटो का, वो एक्सपेंस, अपना रॉ मटेरियल, अपनी मेहनत, उसके बाद आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए।
तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरे को पराठा सेल कर रही हूँ, बनाने में 20 रुपये आ रहा है, उसमें से मान लीजिए कि 20 रुपये स्विगी जोमेटो लेके जा रहा है, 5 रुपये पैकेजिंग का खर्चा आ रहा है, तो 45 रुपये की तो कॉस्टिंग हो गई, तो एटलीस्ट उसे 60 रुपये का बेचे, तो 15 रुपये हमारी कमाई आए। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आप सही प्राइसिंग सेट कर सकें जी। ये इंपॉर्टेंट है। बट काफ़ी सारे लोग सर स्विगी जोमेटो पे काम करके ना बहुत जल्दी वाइंड अप भी कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसा स्कैम है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जी। मतलब लोगों को लगता है कि जोमेटो पे आ जाओ और अपनी रातों रात चांदी हो गई। तो पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, सिर्फ स्विगी जोमेटो पे डिपेंडेंट ना रहें। आप अपना, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, जहाँ पर आप कोई कॉस्टिंग नहीं ले रही हो, ऐसे भी कस्टमर्स लेकर आए। अब यहाँ पर जो आपने बोला बर्बाद हो रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे 25 से 30% जो मैंने आपको बताया, जी। अज्यूम कर लीजिए जीएसटी वीएसटी लगाकर 30% आपको स्विगी जोमेटो को देना है। उसके ऊपर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो क्या करना होता है, आपको स्विगी जोमेटो पर ऐड भी चलानी होती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी ऐड कॉस्ट ही 25-30% हो जाती है, मतलब 60% आपकी कॉस्टिंग ये हो गई। और अगर आपकी फूड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट अगर 50% चली गई, तो आपकी कॉस्टिंग ही 110% हो गई। मतलब आपके खाते में 100 रुपये आ रहे हैं और 110 रुपये आप खर्च कर रहे हो। तो मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर पूरे महीने में सेल आई 65,000 रुपये की और उसके खाते में आए 3,000 रुपये। मतलब स्विगी जोमेटो का सब कुछ काटने के बाद तो क्या 65,000 रुपये की सेल जो होती है, क्या 3,000 में अपने घर में पड़ जाएगा, रॉ मटेरियल पड़ जाएगा? तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत है, कहीं आप इस चक्कर में ना फंस जाओ कि हम पूरे डिपेंडेंसी स्विगी जोमेटो पे रखे हुए हैं और यहीं से ऑर्डर आएगा तो काम होगा, तो आप फंस जाओगे। करेक्ट। तो ये फंसे ना, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है। बहुत जरूरी है। और आपको सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। या तो आप बड़े जायंट बन गए हो, आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग में 10-20 लाख रुपए लगा दूं, उसके बाद मार्केट में मेरा नाम बन जाएगा। जिनके पास बहुत छोटा पैसा है, या फिर जैसे आपने बताया जो वुमेन्स घर से करना चाहती हैं, वो 100% अगर इस पर डिपेंडेंट हुई तो काम नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने रुचि जी का एग्जांपल लिया, वो घर से काम कर रही है, उनका स्विगी जोमेटो पर है ही नहीं, उसके बिना भी वो काम कर पा रही हैं। तो डिपेंडेंसी इज डेंजरस फॉर एवरीवन। तो जो लोग इस पर स्विगी डिपेंडेंट है, जोमेटो डेंजरस का ना। आई थिंक इस्तेमाल तभी करें जब आपको लोकल उससे बिजनेस नहीं आ रहा हाँ, है। लोकल उसे बिजनेस नहीं आ रहा है, आप खुद से तो कर ही रहे हो, साथ साथ में एक अलग से बिजनेस आ रहा है। टोटल बिजनेस का 25-30%, 40% आपको यहाँ से भी आ रहा है, करेक्ट। करेक्ट। तब ठीक है। 50% से ऊपर आपके खुद ऑर्गेनिक से आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जी। अभी आज के टाइम पे ना सर ज्वेलरी ब्रांड्स का ना एकदम से भरमार आ गया है मार्केट में, हाँ, है ना? वुमेन्स के लिए तो मतलब अगर हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करें तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। गोल्ड बिल्कुल, हम ऑलमोस्ट भूल चुके हैं ठीक है और भूलना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे अभी यही जानना है कि ज्वेलरी ब्रांड को आप कैसे देखते हैं और मिनिमम स्टार्टिंग ज्वेलरी ब्रांड की हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर हम किसी भी आदमी की बात करें ना, जी। तो मतलब या हम घर की बात करें, तो अगर लाख रुपए महीना खर्च हो रहा है ना, उसमें से सबसे पहले बच्चों पे खर्च होता है, उसके बाद फीमेल्स पे खर्च होता है, फिर मेल्स अपने ऊपर कुछ खर्च करते हैं। जी। ऐसा ही होता है हर जगह। तो अब फीमेल्स में भी क्या होता है, वो खर्च कहाँ करती हैं? ब्यूटी पर, फैशन पर और ज्वेलरी पर। इन 3 चीज़ों पे खर्च होता है। चौथा तो और कोई खर्च है नहीं, खाने पीने में तो खर्चा है ही क्या। तो अब अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करें या डायमंड ज्वेलरी की बात करें, तो ये आउट ऑफ बजट होते जा रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव यही है, इमिटेशन ज्वेलरी। जी। और बहुत सारे स्टोन्स आ गए हैं मार्केट में, और वो स्टोन्स ज्वेलरी जो हैं वो अट्रैक्टिव भी होती हैं और साथ साथ में आपके बजट में भी होती हैं। तो जो चीज़ बजट में होगी, फैशन में होगी, उसकी डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो सेल्स होगी। अब आप ये देखना है कि आपको कि आप कहाँ से जाकर परचेज करो। तो आप अपने नियर बाय होलसेल मार्केट सर्च करिए, जहाँ से आप ये ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, और 10-10 हज़ार में आप परचेज कर सकते हैं। जयपुर चले जाओ, जयपुर का जौहरी मार्केट चले जाओ, वहाँ से आप लेकर आ जाओ। आप अहमदाबाद से ले आओ, आपको मुंबई में मिल जाएगी इमिटेशन ज्वेलरी, जो बोलते हैं सिल्वर की ज्वेलरी मिल जाती है ऐसी। तो आपको मुंबई डायमंड में मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मार्केट सर्च करना है, आप कहाँ जा सकते हो और कैसे आपको मिल जाएगी। आप छोड़ो मुंबई, सूरत और हर जगह भूल जाओ, आप जिस शहर से हो उस शहर में भी होलसेल मार्केट होगी। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में आप सदर बाजार चले जाओ ना, हाँ जी। सदर बाजार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसी होलसेलर से लेकर आते हैं या मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं और बहुत छोटा प्रॉफिट रखकर आपको दे देते हैं। तो ये इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा है। आप देखिए कि आप खुद पर्सन टू पर्सन बेच सकते हैं। अब आप जहाँ भी रहते हैं, आपके इलाके में आसपास कोई भी छोटे मोटे मेले लगते ही होंगे, कोई इवेंट्स होती होंगे, 500-1000 रुपये में स्टॉल मिल जाते हैं। जी। 1000 रुपये का स्टॉल आपने लगाया,
वहाँ पर आपने 20,000 रुपये का स्टॉक रख दिया, यकीन मानिए उस दिन आप 5,000 10,000 रुपये कमा कर आएंगे। अब वो स्टॉल लगाना पड़ेगा, वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो आप केवल स्टॉल लगा के कमा सकते हैं। हर जगह डेली कहीं ना कोई इवेंट चल रहा होता है, ऐसे इवेंट्स में बेच सकते हैं। अपने नियर एंड डियर सर्कल में आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरे पास ये ज्वेलरीज हैं। और छोटा सा आपको एक आइडिया दूं इन ज्वेलरीज का, 3x प्रॉफिट रखो और बोलो कि रिटर्न एनी टाइम, और 100% जो है उसका आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लो। आज सपोज करिए कि आपने 1,000 रुपये का कोई ज्वेलरी ली, उसकी कॉस्टिंग आ रही है उसको 200 या 300 रुपये, 700 रुपये कमा लिए। वो बोलता है कि आप कभी भी आओ और इतने ही अमाउंट की ज्वेलरी कोई भी दूसरी ले जाओ। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि 1,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है मेरे को देने के लिए, ये तो कभी भी रिटर्न होगा मेरे को मिल जाएगी। कई लोग 50% में भी कर रहे हैं, कोई लोग 75% में भी कर रहे हैं। तो ये आपको ग्राहक बांधने का एक फॉर्मूला मिल गया है। कहते हैं कि नया ग्राहक लाना महंगा होता है और रिटेंशन करना सस्ता होता है जी। आपने रिटेन कर लिया ग्राहक को, तो आपको एक बार नए ग्राहक लाने का जो खर्चा है वो अपने आप कम होता चला जाएगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ग्राहक को रिटेन करो। और एक बात और बताऊं, ये सब में होती है, ये कोई मेल या फीमेल विशेष नहीं है, सबके अंदर होती है। आज हम किसी दुकान में जाएंगे, सपोज करिए कि मैं डीमार्ट से कोई प्रोडक्ट लेकर आया तो मुझे रिटर्न करने जाना है। जब मैं रिटर्न करने जाता हूँ ना तो 4 गुना और परचेज करके लेकर आता हूँ। हाँ। तो जब आप बोलोगे कि 1,000 रुपये की रिटर्न कर जाना कभी भी, जब आप 1,000 रुपये की रिटर्न करने जाओगे ना तो वो रिटर्न तो करोगे, साथ में 2,000 का और लेकर आओगे, क्योंकि उसके पास स्टॉक नया आ चुका होगा, आपको कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपकी पॉकेट में पैसा होगा। सेम ऐसी हम अगर हमने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है या हमने अपना कोई पेज बनाया है तो उस पर भी सेम चीज़ें हो सकती हैं। सेम चीज़ें होती हैं। हाँ। आप अमेजन पे जाओ एक चीज़ खरीदने के लिए, वो आपको नीचे 4 चीज़ों का ऑफर दिखाएगा, आपको लगेगा तो अच्छा ऑफर आ रहा, परचेज कर ही लो। तो ये ऑफर हमें अट्रैक्ट कर जाते हैं, हमें बाइंड कर जाते हैं परचेज करने के ऊपर, तो आप करिए परचेज। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना सर, तो मेरे माइंड में एक सेकंड थर्ड थॉट मतलब 2-4 क्वेश्चंस और उमड़ आए हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मेरे माइंड में ना अभी ये आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रेंचाइजीज जो फेल होती हैं उसका मेन रीज़न क्या है। अब इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे हम चाय वाला की बात करें और सेम टाइम पे ही चायोस भी आया था, बट चायोस आप देखेंगे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, है ना। काफ़ी और सारी चीज़ें और आइटम भी उन्होंने अपने उसमें पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने बोला था ना, लोकेशन एंड लोकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपने किस तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट किया है। चाहे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बोला कि मुझे तो प्रीमियम कस्टमर्स चाहिए, मुझे लोगों को एक फील देना है, हर जगह एक एक्सपीरियंस देना है। वो चाय पे बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं। आप जाइए, बैठिए, एंजॉय करिए, वहाँ पर आपको हर एक स्टोर पर एक जैसा फ्लेवर मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बाहर ले जाने के लिए उनके गिफ्ट पैक्स भी मिल जाते हैं। तो मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस पे काम किया, और एक्सपीरियंस पे काम करने की वजह से उनका पर कस्टमर जो मतलब कि पर बिलिंग हायर चला गया, वहाँ से उनको प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। वहीं पर और बहुत सारे चाय वाले क्या करते हैं, बोले 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये में चाय बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी तहाँ स्टोर खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्वालिटी उनकी दिक्कत आ रही है, उनका एम्बियंस नहीं बन रहा, उनकी ऑडियंस लॉयल नहीं हो पा रही है। तो ये लॉयल्टी मैटर्स है, लोकेशन मैटर्स है, टेस्ट मैटर्स है, ये सब चीज़ें हैं जो कई सारे ब्रांड आए चाय के और कई सारे ब्रांड चले गए। जबकि अगर हम बात करें चायोस की तो वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है जी, एक के बाद दूसरा तीसरा खोल रहा है। तो आपको अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से बांध के रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये बंधेगा टेस्ट से, एक्सपीरियंस से और आपकी क्वालिटी से। आई थिंक यहाँ पे सर मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो चायोस है ना, शायद उसने अपनी एक जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो सेट की थी 100%, यही मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की उनके कस्टमर्स हैं, मतलब इनफैक्ट हम भी जाते हैं ना तो कितने फ्लेवर्स की तो वो चाय लेकर आए हैं, है ना। और हर आप उस पे जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, उनके चायोस की किसी भी फ्रेंचाइजी में जाते हैं, वहाँ पे वो सेम ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ जी, 90% ऑफ कस्टमर चायोस में चाय पीने नहीं चाहते हैं। ये मीटिंग पॉइंट्स हैं जी, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम जब जाए, किसी स्टोर में जाओगे तो कुछ तो परचेज करोगे और वो जो प्रोडक्ट है आपको अच्छा लगा तो अगली बार आप उस प्रोडक्ट की वजह से भी जाओगे।
अदरवाइज 60 रुपये 100 रुपये की चाय पीने कोई क्यों जाएगा जल्दी से? बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट ने आपको भी बांधा, वो एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, वो जो वहाँ का माहौल है, जो एम्बियंस है, उसने आपको कैप्चर किया। मैंने बहुत सारी मीटिंग चाय उस पे की हैं। अब जब जाएंगे तो हम सेम चाय, सेम है हाँ, सर, चाय भी लेंगे, मैंने भी। टोस्ट भी लेंगे और कुछ ना कुछ और हाँ। खाने का भी ले लेंगे। तो अब जब मीटिंग कर रहे हो तो उस मीटिंग की कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट हम चाय इसको पे करके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा था। कैफे कॉफी डे भी बहुत तेजी से इसीलिए बढ़ा था, हाँ, कॉफी की वजह से नहीं, अपने मैं एक्सपीरियंस की अभी वजह उसी पे आ रही थी कि से। मुझे सीसीडी की याद आ गई एकदम से। बिल्कुल, अब वो अचानक से कुछ ऐसा डेप्थ हाई हो गए, उनके ऑनर की जो डेथ हो गई, इनकी वजह से हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत तेजी से रिवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वापस से। परफेक्ट। अभी मेरे माइंड में सर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मैं बात कर रही हूँ रियल स्टेट की, ठीक है? तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो जो डेवलपमेंट हो रही है ना, मेरे माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बार बार क्लिक करता है, वो है एयरबीएनबी। हम्म। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अब देखिए कि आज के दिन अगर हम बात करें 5 स्टार होटल्स की, जी। वहाँ पर आपको रूम कितने का मिलेगा? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 एक कमरा मिलेगा। वहीं पर एयरबीएनबी में आपको 3,000, 4,000, 5,000 रुपये मिल जाएगा। जी। एक पूरा होम एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको किचन के भी आपको यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, खुद से कुछ बनाना खाना है तो आपको कुक टॉप भी मिल जाता है। तो इस वजह से लोग ना होमली फील करते हैं। जी। अब ये दिक्कत नहीं है आपको वहाँ पर 2 लोग लाने की, 3 लोग लाने, 4 लोग लाने हैं। वहाँ पर आप जैसे ही 2 की जगह 3 हो गए, आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेट्रो सिटीज़ में तो क्या होता है कि कई लोग स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट को एयरबीएनबी या फिर इस तरीके के बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, इन मॉडल्स पे रेंटल में दे देते हैं। अब हम जहाँ हम हैं, नोएडा एक्सटेंशन में हैं, यहाँ पर आप जाएंगे गोर सिटी के आसपास तो ताज है, हिबिस्कस है, ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको सस्ते मिल जाएंगे और अच्छे मिल जाएंगे। जी। ये आपको पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, जाओगे होमली फील करोगे, 4 लोगों को मीटिंग पे बुलाना है। कई लोग तो क्रिएटर्स क्या करते हैं, एयरबीएनबी रेंट पे लेते हैं और वहाँ पर पूरा पॉडकास्ट शूट और शूट्स करते हैं प्रॉपर। बिल्कुल। मतलब लोकल लोग ही ले रहे हैं। आज एक स्टूडियो लेने जाओगे तो आपको 5,000 रुपये रेंटल में आएगा, एयरबीएनबी भी उतने में ही आएगा। आपके पास अगर कैमरा सेटअप सब कुछ है, एयरबीएनबी लो और वहाँ पर आप एक दिन में 4 शूट करो, 5 शूट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और आप उनको बाकायदा होमली फील भी करा सकते हो, आप उनको कुछ सर्व भी कर सकते हो वहाँ पर ईजिली। तो ये तो आपको देखना है कि कैसा है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। बट मुझे मेट्रो सिटीज़ के लिए ना काफ़ी हिट करता है ये वाला कि एयरबीएनबी इट्स मतलब क्वाइट इम्प्रेसिव, और इसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लोगे तो 40 लाख 50 लाख रुपए का आएगा। जी। ठीक है ना। अब 50 लाख रुपए लगाकर आपको रिटर्न कितना आ रहा है? रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 30 की 30 दिन चढ़ा हुआ है जी। और 4,000 रुपये डेली में चढ़ा हुआ है, 1,20,000 रुपये। उसमें से 30% तो एयरबीएनबी ले जाएगा, 20-30% आपका रख रखाव का खर्चा भी है। तो आप 50-60 हज़ार रुपये ही कमा रहे हो 40 लाख 50 लाख रुपये लगाकर। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, इसके पीछे आपका कोई खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको गले पे बैठना पड़ेगा, आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा, पूरा मैनेजमेंट थर्ड पार्टी कर रही है, सब चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है, आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है जी। ये अच्छा। और साथ में प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ ही रहा है। मैं जो बात कर रही थी वो थर्ड पार्टी बनने की बात कर रही थी कि वो थर्ड पार्टी बनना बहुत प्रॉफिटेबल अरे है। वो बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन हाँ। उसके आपको पीछे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ रहा प्रॉपर्टी में, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी में और मार्केटिंग में। करेक्ट। इन 2 चीज़ों में आपको लगाना है बस इन्वेस्टमेंट, और आप काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए तो कई सारे नए नए ब्रांड कर रहे हैं ना। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर सब रेडीमेड मिल जाते हैं बने बनाए, मार्केटिंग करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। जी, बहुत बढ़िया। बस अभी हमने सर ओवरऑल ना काफ़ी सारे बिजनेसेस की बात करी है हाँ जी। अभी आज इस पॉडकास्ट में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला। स्टिल मेरे माइंड में फिर से एक और क्वेश्चन हाँ आया जी, है। प्लीज़। वो क्वेश्चन है गवर्नमेंट को लेके कि एमएसएमई जो है वो कितना सपोर्ट कर रही है, जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस। तो एमएसएमई का क्या क्राइटेरिया है और गवर्नमेंट इसके लिए कितना सपोर्टिव है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है यहाँ पर। और आज के दिन इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। आप एमएसएमई के पोर्टल पर जाओगे तो नंबर आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट की एमएसएमई के लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं। मुद्रा लोन भी एमएसएमईज को मिल रहा है। अब कुछ क्रेडिट लिंक प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी एमएसएमईज के लिए हैं। क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स हैं, वो भी एमएसएमईज के लिए हैं। एमएसएमई को गवर्नमेंट ये भी सपोर्ट कर रही है कि आपको एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो एमएसएमई के लिए कई जगह एग्जीबिशन फ्री भी होते हैं। अगर आप विदेश में एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो एयर टिकट तक गवर्नमेंट फ्री दे रही है। मतलब आपको आना जाना प्लस में वहाँ का एग्जीबिशन की कॉस्टिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। दो सबके क्राइटेरिया है, ये आपको सारी एमएसएमई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे।
आपको एमएसएमई बनने के लिए पता है कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? हम्म, 0। हम्म, कोई चार्ज नहीं है अगर आपको उद्यम सर्टिफिकेट लेना है, या उद्योग आधार बोलते हैं उसको। जी, कोई चार्ज नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, अपने सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट है फिल करिए। बस आधार से आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, जो आपने करा ही रखा होगा। जी, मोबाइल एंड पेन दोनों लिंक होना चाहिए, वो होगा ही होगा आपका। ये हम्म, लिंक है तो आप अपना उद्योग आधार आज ही बनवा लीजिए, एमएसएमई में रजिस्टर करवा लीजिए। उसके बाद एमएसएमई की बहुत सारी योजनाएं तो आपके पास अपने आप आपके ईमेल पर आ जाएंगी। जी, और जो नहीं आ रही हैं वो mygov.in वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर आपको दिख जाएंगी सारी की सारी योजनाएं। आज के समय में गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत सारी लेकर आई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। करेक्ट है। स्कीम्स बनाने में हम पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उस स्कीम को अवेयर करने में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हम्म, अब वो अवेयर कैसे करते हैं? कई एग्जीबिशन में लगा दिया, अब सब लोग तो उस एग्जीबिशन में जा नहीं रहे। जी, लेकिन इसके लिए आप वेबसाइट पे तो जा सकते हो, वेबसाइट पे चले जाओ, देख लो कौन सी स्कीम आपके लिए सेट बैठ रही है, उस जी, स्कीम का बेनिफिट उठाओ। हम्म। अभी मैं एमएसएमई के वेबसाइट पे गई थी तो हम्म। मैंने देखा कि इनफैक्ट वहाँ वुमेन्स के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे बहुत और बहुत बहुत। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि वाओ, मतलब गवर्नमेंट इतना भी कर रही है। लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा ये भी लगता है सर कि शायद उसको प्रोसेस करने में ना लोगों को डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि एक तो उनका एप्लीकेशन बहुत वैसा चलता है, ठीक है, कभी नंबर आएगा, कभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कभी क्या चीज़ें होंगी, तो वो थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट है। अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर में थोड़ा सा हेल्प करे ना और थोड़ा काम करे तो शायद बहुत बेटर है। देखिए गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। अब हर चूंकि हम लोग इतने एडुकेटेड नहीं है, हम लोग इतने जी, टेक फ्रेंडली नहीं है, अगर मैं बात करूं, हम्म, आप एक बार अप्लाई करके तो देखिए। हम्म, ठीक है, अप्लाई प्रोसेस में आप जाएंगे ना एक बार, हम लोग ना प्रोसेस में जाने से पहले डरते हैं कहीं कुछ गलत हो गया तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पूछा आपकी इनकम कितनी है, मैं आपसे माइक पे पूछ लूं कि मैम आप कितना कमाती हो, जी, तो आप बोलने में हिचकोगे। हम्म, पता है क्यों हिचकोगे? हम्म, क्योंकि आपने सारे पैसे का टैक्स नहीं भर रखा होगा। करेक्ट है। ठीक है ना? तो ये होता है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट जनता। कि हम्म, होता यही है ना। अब शार्क टैंक में एक ब्रांड आया था, हम्म, उस बेचारे ने बड़ी मासूमियत से बोल दिया जी, कि मैं जितना कमाता हूँ उतने सारे का इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ। हम्म, उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिली, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया। नोटिस भी आ गया, यस, तो अल्टीमेटली पहली बात तो ये है कि आप अपनी सारी कमाई का टैक्स ईमानदारी से भरो, जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट आपको बहुत सारे मौके दे रही है उस टैक्स को बचाने के, उन हम्म, सारे चीज़ों का फ़ायदा उठाओ ना। आप 2 नंबर तरीके से क्यों उठा रहे हो? जब आपको जी, 1 नंबर कोई तरीका है तो उससे आप लो, हम्म, ताकि आप खुल के बोल सको मैं 1 करोड़ रुपये महीना कमाता हूँ जी, मैं 10 करोड़ रुपये महीना कमाता हूँ जी। तब आप खुल के बोल पाओगे, बिल्कुल, क्योंकि आपने 1-1 रुपये का टैक्स भरा हुआ है। हम्म, ठीक है, तो आपको ये करना है। दूसरा, आप एक बार एप्लीकेशन में जाएं, जैसे वुमेन क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ठीक है हम्म, ना, मुझे एग्जैक्ट वुमेन्स के लिए स्कीम का नाम नहीं पता, जी, लेकिन ऐसे मल्टीपल स्कीम्स हैं जो वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है, आपको उनकी वेबसाइट पर दिख जाएंगे। हम्म, आप जाओ और अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले क्राइटेरिया देख लो, जी, क्राइटेरिया देखकर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो सारे पूरे कर लो। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं तत्काल में पासपोर्ट बनाने गया था। जी, जब तत्काल में पासपोर्ट बनाने गया, मैंने अप्लाई कर दिया। हम्म, जो 1500-3500 रुपये लगते हैं वो मेरे लग गए। वो लगने का, जब मैं जो डेट आई उस डेट पर पासपोर्ट बनाने गया, तो उनको 3 आईडी प्रूफ चाहिए थे, तीनों सेम एड्रेस के होने चाहिए। हम्म, वो मेरे पास नहीं थे। अब मैं वो हम्म, तैयारी करके नहीं गया, मैं पढ़ के नहीं गया। ये गलती गवर्नमेंट की है कि मेरी है? जी, बिल्कुल, समझ रहे हो? हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट गलत है। हम्म, उन्होंने पहले से लिखा हुआ है कि 3 आईडी चाहिए, तो क्यों नहीं लेके गए? चलो मेरे पास नहीं थे 3 आईडी सेम एड्रेस के, तो मैंने उस तत्काल पासपोर्ट को नॉर्मल पासपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। हम्म, 10 दिन में आ गया पासपोर्ट। तो जी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग सही तरीके से उनके क्राइटेरिया को पढ़ते नहीं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते नहीं हैं, गलत चीज़ें दे देते हैं। ओवर डॉक्यूमेंट भी देना खतरनाक होता है, कम जी, डॉक्यूमेंट देना भी खतरनाक होता है। वो काम करते हैं, फिर बोलते हैं गवर्नमेंट गलत है। हम्म, ठीक है, प्रोसेस हेक्टिक हो सकता है, आपकी फाइल जाके बैंक में फंस सकती है। हम्म। तो जाओ ना बैंक मैनेजर के पास, पूछो फाइल क्यों फंसी हुई है भाई। सर इस पे तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रखते हैं कि कहीं ना कहीं से मतलब उनको हेल्प हो, जो हाँ भी लोग जी, अप्लाई कर रहे हैं या जिनको भी स्कीम्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है और वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी करती है। मिल जाता है। देखो जहाँ चाह वहाँ रहा, जी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो फिर भी बैंक लोन ही है। जी, बिल्कुल। चलते चलते एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, वो बिल्कुल हमारी यंग जनरेशन के लिए है, हम्म। जितने भी जेंजी अल्फा है ना, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ना वो एक इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड। वो बिजनेस को भी इनफैक्ट समझते हैं। हम्म, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बताया है कि हमारी सोसाइटी में ही कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, यू डोंट बिलीव, कि वो 12-13 साल के हैं, वो इंस्टाग्राम से छोटे छोटे गुडीज़ सेल करते हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो जो उनकी मेंटालिटी है ना, शायद जिस एज में हम पढ़ने का और बाकी चीज़ों का सोच रहे थे, वो उस एज में उनको प्रॉफिटेबिलिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब उनको समझ आता है। और ये बच्चे काफ़ी टेकी हैं। हाँ जी। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, चलते चलते आप हमारी ये यंग जनरेशन और यंग बूस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई हमें तो इनसे सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्कूल गोइंग है, जी। मतलब 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं। हम्म, वो स्कूल जाते हैं, 3 बजे जब घर आते हैं, घर आने का देखते हैं कि मुझे कितने ऑर्डर आ गए, वो जी। ऑर्डर पैक करते हैं और हाँ। अगले दिन बोलते हैं मम्मी पापा को कि वो पार्सल वाला आएगा, ये पार्सल उनको दे देना। जी। मतलब अपने पढ़ाई के साथ, ट्यूशन्स के साथ, खेलने कूदने के साथ, अपने जिमिंग टाइम के साथ जी। वो प्रॉपर एक बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें ये समझ है कि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पर बिजनेस केवल 1 घंटा देकर भी चला सकते हो, जी। या फिर जब आपको उसका एसईओ करना हो, मार्केटिंग करनी हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 to 6 करना है, और जी। रात के 2 बजे भी कर सकते हो, रात के 1 बजे भी कर सकते हो। हम्म, तो उनको इतनी अकल है, हमसे ज़्यादा नॉलेज टेक्नोलॉजी की उनको है। बस मैसेज यही दूंगा कि आप कभी भी ऑनलाइन ट्रैप में ना फंस जाओ। हम्म, बहुत सारे, चूंकि आप बहुत समझदार हो, लेकिन बिल्कुल। जो ये स्कैमर्स है ना, ये हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। हम्म, तो कोई भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें जो आपको लगे कि कोई आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा हो। जी। बेनिफिट के चक्कर में कोई भी लिंक ना क्लिक करें, कोई भी उल्टे सीधे गेम्स में ना जाएं, कोई भी एप्लीकेशन बिना जांच पड़ताल के डाउनलोड ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने इंटरेस्ट को समझें अभी से। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है ना, तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है जिन्होंने 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और 20-25 साल की उम्र में आते आते वो यूनिकॉर्न बन गए। तो जी। आप भी वो बन सकते हो। तो आप बिजनेस पे फोकस हो जाओ। अदरवाइज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो कि मैं सिर्फ 10,000 रुपये कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, सिर्फ 20,000 रुपये कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। आप फोकस्ड रहो, आप देश का भविष्य हो। जी। तो आपका जो सोच है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उस गोल पे लगे रहो, बिल्कुल एकाग्रचित होकर, अर्जुन की आंख की तरह। जैसे अर्जुन सिर्फ आंख को देख रहा था, वैसे आप सिर्फ आंख को देखो और यकीनन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अचीव कर लोगे। जी। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि टेक्निकली हमको थोड़ा सा संभल के रहना है। बस। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करना हम्म, चाहूँगी कि प्लीज़, जो भी ऐसी साइट्स है ना जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है, वो शॉर्टकट्स है, प्लीज़ आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज वो भविष्य नहीं बना रहा है, वो भविष्य उसे खराब बिगाड़ कर रहा है। रहा है। बाकी तो जो हमारे देश के आने वाले बच्चे हैं, मेरे मन से अभी वही निकल रहा है कि इस देश को रखना मेरे बच्चों से संभाल संभाल के, के। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही जी। आपने। तो चलिए सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सेम और ईयर। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा। उम्मीद करती हूँ हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। 100% मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोच मैटर्स पे आने थैंक के यू फॉर लिए। इनवाइटिंग मी। और आप जिस तरीके से आपने रिसर्च किया, जिस तरीके के आपने सवाल पूछे, जी। यकीनन ये सवाल लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जी। आपने हर एक चीज़ में अपनी ऑडियंस के बारे में सोचा, ये जी। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सही में सोच मैटर करती है। जी, थैंक सोच यू। मैटर्स। थैंक यू सो मच।